फर्स्ट ओपिनियन के नए अंक में आपका स्वागत है। आज अंक की शुरुआत जो है एक बड़ी अच्छी खबर से करना चाहता हूं दोस्तों। पश्चिम सिंहभूम के अमीर महतो हैं। अमीर महतो ट्रांसजेंडर हैं और उनको जो है उनको ही नहीं पूरे झारखंड में पहली बार किसी ट्रांसजेंडर को, जिसको आप किन्नर भी कहते हैं, उनको जो है यहाँ पर चिकित्सा पदाधिकारी बनाया गया है। ये पहली नियुक्ति कल हुई है और ये बड़ी ही हेमंत सरकार की बहुत ही अच्छी खबर है। हेमंत सोरेन के द्वारा इससे अच्छा कार्य किया ही नहीं जा सकता था। ये जो आप देखते रहते हैं, आप ट्रेन में जाइए या किसी चौराहे, वहां पर आप देखते होंगे किन्नरों का व्यवहार, उससे बड़ी खिन्न होती है, कभी कभी चिढ़ भी होती है, वो लड़ने पर भी उतारू हो जाते हैं कभी कभी। लेकिन इन सब के बीच जब किन्नर समाज का कोई व्यक्ति चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर बनता है, सोचिए कितनी खुशी की बात है। और इस तरह के लोगों को हमेशा ही प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और जो किन्नर समाज है उनको भी अमीर महतो जैसे लोगों को अपना रोल मॉडल बनाना चाहिए। तो ये तो रही बात दोस्तों अमीर महतो की। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि कोई पॉलिटिकल खबर पे मैं बात ना करूं, किसी पॉलिटिकल मुद्दे पे मैं आपसे उसका विश्लेषण करके ना बताऊं, ये तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले जो लोग सब्सक्राइब कर लिए वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो नहीं किए हैं वो कम से कम इस वीडियो को सब्सक्राइब तो करें। और सिर्फ सब्सक्राइब ना करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर कीजिए और उससे भी बढ़ करके वीडियो में जो मैं बातें कहता हूं उस पर कमेंट कीजिए, उससे प्रोत्साहन मिलता है दोस्तों। तो ये तो रही अपनी बात। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी पिछले 10-15 दिनों से अगर आप लोग अखबार या टीवी पे बैठते होंगे तो देखते होंगे और सुनते होंगे कि किस प्रकार से हेमंत सरकार ने मानो ठान लिया हो कि भैया जो काम हम 4.5 साल में ना कर पाए या नहीं कर पाए हैं उन सबको हम जो है ये 2-3 महीना में सुलटा देंगे। हो ये रहा दोस्तों, एक तरफ मैया योजना, पूरे प्रदेश में उसकी चर्चा है। महिलाओं को, कुछ महिलाओं को पैसा मिलना भी प्रारंभ हो गया, बड़ी अच्छी बात है। कल जो है कैबिनेट में ये डिसीजन लिया गया कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त तो मिलेगा ही, लेकिन जो लाभुक हैं इसके करीब 40 लाख परिवार, ये सरकार का दावा है, मैं नहीं कह सकता हूं इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन उनका दावा है कि 40 लाख परिवार का जो बकाया बिल था पहले का उसको भी माफ कर दिया जाएगा। वेरी गुड, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। 40 लाख परिवार का मतलब 40 लाख परिवार का मतलब होता है दोस्तों कि अगर एक परिवार में अगर 5 लोग भी हैं तो इसका मतलब 2 करोड़ लोग इससे लाभान्वित होने जा रहे हैं, जबकि झारखंड की जनसंख्या जो 3.25 करोड़ है। मैंने मात्र 70-75 लाख लोग ही जो है इस योजना के बाहर हैं। इसका मतलब है कि सबको इस योजना का लाभ मिल रहा है कमोबेश। लेकिन मैं जब अपने चारों तरफ देखता हूं मुझे तो कोई व्यक्ति अभी तक नहीं मिला है जो इस योजना का लाभुक हो। चलिए किसी को तो लाभ मिल रहा होगा, नहीं तो सरकार इतनी बड़ी दावा कैसे कर सकती है। अब दोस्तों इतना ही नहीं हो रहा है, मैंने जितने तरह की सहिया सखी, जितने तरह के भी मामले, जिनको नौकरी से निकाल दिया गया था उनको नौकरी में फिर से बहाली कर दी जा रही है, जिनका पिछले 10 महीना 20 महीना का बकाया वेतन पड़ा हुआ था उनको वेतन देने की बात हो रही है, और जो नियुक्तियां 4 साल ही नहीं पिछले 20 साल से अटकी पड़ी हुई थी उन नियुक्तियों का भी प्रकाशन प्रारंभ कर दिया गया है। यह अलग बात है कि जिस रफ्तार से यहाँ पे नौकरियों का एडवर्टाइज किया जाता है उसी रफ्तार से यहाँ पे परीक्षाएं भी कैंसिल हो रही हैं। जिन लोगों का परीक्षा हो गया है, 8 महीना 10 महीना गुजर गया है, वो बारिश में रोड पे जो है सो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं कि भैया मेरा रिजल्ट निकाल दो, हमको भी नौकरी दो। तो जो है ये पूरा का पूरा हो रहा है। यहाँ पे मुख्य समझने की बात यह है कि अगर आपका 5 साल का कार्यकाल, हेमंत बाबू आपके 5 साल का कार्यकाल अब जो पूरा होने जा रहा है, आपने इस 5 साल में अगर यही कार्य किया होता तो लोगों को ज्यादा फायदा मिलता। इसका एक दूसरा अर्थ मैं आप भी सोचने को स्वतंत्र हैं कि क्या सरकार तभी कार्य करेगी, राज्य सरकार ने तभी कार्य करेगी जब विधानसभा चुनाव आवेगी। तो भैया ऐसे में क्यों न सरकार से मांग की जाए कि भाई हर वर्ष चुनाव करवाओ, हर वर्ष संभव नहीं तो 2 वर्ष में चुनाव करवाओ। कम से कम चुनाव के बहाने, चुनाव जीतने के लिए कम से कम लोगों के कल्याण का कार्य तो होगा, नहीं तो यहां तो कुछ होता है नहीं।
यहाँ पे ढाक के 3 बात है। आप सरकार के पास जाइए, उनके पास में बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़ी बड़ी बातें, ये पेंशन हमने दे दिया, उसको दे दिया, पहली बार दे दिया, आखिरी बार दे दिया, ये तो आप सुनते ही रहते हैं। लेकिन आप खुद अपने सीने पे हाथ रख करके सोचिए दोस्तों, क्या आपको इनमें से किसी योजना का लाभ मिल पा रहा है? यहाँ पर तो ऐसी योजना है कि यहाँ से विद्यार्थियों को, विशेष करके आदिवासी बच्चों को जो प्रतिभाशाली है, उनको विदेश भेजने की बात हो रही है। लेकिन क्या उसमें आपका बच्चा शामिल है? विदेश जा रहा बच्चा, लेकिन क्या आपका बच्चा या आपके पड़ोसी का बच्चा इस योजना का लाभ उसको मिल पा रहा है? सोचिए। और अब से फिर से देखिए अपने चारों तरफ की, जो हमारे चारों तरफ जो लोग रह रहे हैं, उनमें से जो गरीब तबके के हैं या फिर मध्यम वर्ग के, उनमें से सरकारी योजनाओं, किन सरकारी योजनाओं का लाभ किसको मिल रहा है? ये तो रही बात दोस्तों इस पूरी योजना के संबंध में। यहां प्रश्न ये भी उठ रहा है कि क्या यहां पे 40 लाख परिवार जो है वो इतना गरीब है कि वो अपना बिजली का बिल नहीं दे सकता? दिल्ली में सबसे पहले ये बीमारी आई कि वहां पे 100 यूनिट बिजली फ्री की गई। उसके बाद में हर राज्य सरकार ने इसको रामबाण समझ लिया। हर समस्या का चुनाव जीतने के लिए जो सबसे अच्छा जो इनको जो रामबाण मिला वो यही है कि 100 यूनिट 200 यूनिट बिजली मुफ्त कर दो। दोस्तों, झारखंड से निकल के थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश चलते हैं और उसके बाद फिर कर्नाटक भी जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम, इसी मुद्दे को लेकर के वहां पे कांग्रेस चुनाव जीती और उसने चुनाव जीतने के बाद ओपीएस जो है लागू भी कर दिया उन पे, ओल्ड पेंशन स्कीम। वहां पे अब स्थिति ये है कि वहां जो राजस्व प्राप्त होता है राज्य को, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो राज्य की कमाई है उसका 80% हिस्सा ओल्ड पेंशन स्कीम में लोग, जो सरकार ने लागू किया है उसके तहत जो लोग रिटायर हो गए हैं उनको चुकाने, और ओल्ड पेंशन स्कीम का जो प्रीमियम है जो हर महीने भरना पड़ता है सरकार को, उसको चुकाने में चली जाती है। अब होता क्या है यहाँ पे कि जो ही सरकार आती है ओल्ड पेंशन स्कीम तो लागू कर दिया। अब इसके बाद होता क्या है कि वहां पे सबसे पहले बिजली का दर जो है 3 रुपये प्रति यूनिट बढ़ता है, पेट्रोल का दाम जो है 4-5 रुपये प्रति लीटर बढ़ता है। मैंने सरकार आपको एक तरफ दे रही है लेकिन दूसरी तरफ आपसे ले रही है। लेकिन इसके बावजूद हिमाचल प्रदेश की स्थिति ये हो गई है दोस्तों कि अब वो अपने जो गवर्नमेंट स्टाफ है उनको सैलरी देने की स्थिति में नहीं है। ये आपको बात लग रहा हो कि मैं आपको कहानी सुना रहा हूं। जो वहां के चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनका ये वीडियो देखिए। मंत्रिमंडल में चर्चा करने के बाद सभी मंत्रिमंडल वाले के सदस्यों ने ये तय किया कि जब तक प्रदेश की आने वाले समय में जो सुधार और अच्छा नजर आता है, 2 महीने तक ना पे लेंगे, ना टीए लेंगे, ना डीए लेंगे। और यही अनुरोध मैंने जब अपने सीपीएस साथियों से कहा, उन्होंने कहा 2 महीने तक हम भी नहीं रहेंगे। महज ये छोटा सा अमाउंट है लेकिन एक सिंबॉलिक अमाउंट है। ये चाहे 1 करोड़ है चाहे 1.5 करोड़ है, जितना भी है, लेकिन एक सिंबॉलिक है। ये सिर्फ इस चीज, इसके अलावा मैंने सभी विधायकों से भी अनुरोध किया कि आप चाहते हैं, क्योंकि विधायकों के पास, हम तो सरकार के लोग हैं, कि अपने जो कर सकता होगा वो भी अपनी 2 महीने तक सैलरी को रोकने की मैंने उनसे बात की। ये सब परिस्थितियां पैदा हुई है। इस वीडियो में वो साफ साफ कह रहे हैं कि भैया हम लोग जो कैबिनेट रैंक के मिनिस्टर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, जो पदाधिकारी हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, ये लोग अगले 2 महीना तक वेतन नहीं लेंगे। क्या इनके 2 महीना के वेतन न लेने से उस राज्य की स्थिति, आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी? नहीं। इसी तरह से कर्नाटक में चलते हैं, वहां भी ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें की गई। महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिया गया, जिसको जहां जाना है जाओ। इसी प्रकार से वहां पर जो है 200 यूनिट बिजली मुफ्त, 1500, 2000, 3000 रुपया हर महीना महिलाओं को, ये सबके सब दिया जाना लगा। और सरकार बनने के बाद इन्होंने पहले वादा किए थे, चुनावी वादा था, जब उनकी सरकार बनी कांग्रेस को तो उन्होंने ये देना प्रारंभ किया। कर्नाटक, झारखंड और हिमाचल प्रदेश से कहीं ज्यादा अमीर राज्य है, समृद्ध राज्य है,
लेकिन आज वहां की स्थिति, तमाम बिजली का दाम प्रति यूनिट बढ़ाने के बावजूद, दूध का दाम प्रति लीटर बढ़ाने के बावजूद, वहां पे अन्य जितने भी साधन से पैसा इकट्ठे किया जा सकते हैं, मध्यम वर्ग को चूसा जा सकता है, जितनी प्रकार की टैक्स लगा करके, वो सब कुछ करने के बावजूद राज्य सरकार सेंटर के पास पहुंचा कि हमको कर्ज दो। केरल जो कि साम्यवादी सरकार है, जहां पर साम्यवादी सरकार है, वो तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई कि हमको और पैसा दो। यह अलग बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने उसको वहां से भगाया, क्योंकि अगर आप अपने राज्य के फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है, जो वित्तीय प्रबंधन, अगर आप उसको ढंग से नहीं चलावेंगे तो जो कर्नाटक जैसा समृद्ध राज्य है, अमीर राज्य है, वो भी कंगाल हो जाएगा। अब लौट के आते हैं झारखंड में। झारखंड में इन्होंने जिस प्रकार से रेवड़ी बांटना प्रारंभ किया है हेमंत बाबू ने, अब मान लीजिए कि इनकी सरकार आ गई तो स्वाभाविक यहाँ पे वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगी राज्य की। यहां भी वो दिन दूर नहीं होगा जब यहाँ पे राज्य कर्मियों को वेतन तक मिलना मुश्किल हो जाएगा। वो स्थिति में ये राज्य भी आएगा, क्योंकि ये राज्य जो ये 200 यूनिट बिजली मुफ्त, 1000 रुपया मैया योजना और ये सब जो कर रहा है, इसके कारण यहाँ की भी वित्तीय स्थिति बिगड़ेगी। अगर ये जीत गए तो फिर ये सेंटर के पास पहुंचेंगे और फिर यहाँ पे राज्य में लोगों को बताना चालूंगा मेरा 1.5 लाख करोड़ बाकी है सेंटर के पास में, वो नहीं दे रहा है, इसलिए यहाँ पे सब ये वित्तीय स्थिति इतनी खराब हो गई है राज्य की, ये उस समय ये चलाएंगे। मान लीजिए कि इसके उलट अगर वो चुनाव हार गए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और वो कहे कि नहीं भैया हम इन योजनाओं को अब लागू नहीं करेंगे क्योंकि ये राज्य के वित्तीय हित में नहीं है, तब क्या होगा? फिर से हेमंत बाबू के हाथ में लड्डू कि देखो हमने तो तुम लोगों को पैसा देना प्रारंभ किया था, देखो भारतीय जनता पार्टी को और जिताओ, वो तो सब बंद कर दिया। इसी प्रकार से यहाँ पे जितने भी विकास के कार्य होंगे वो सबके सब बाधित होंगे, क्योंकि जो केंद्र होता है, जो केंद्र की योजनाएं होती हैं, उसमें भी कुछ प्रतिशत या तो कभी 80-20 होता है, 60-40 होता है कि 60% केंद्र देगा तो 40% राज्य को लगाना, कुछ पैसा आपको लगाना पड़ेगा। अगर राज्य पैसा नहीं लगाएगी तो योजनाएं बंद हो जाएंगी। और अभी तो ऐसा ही हड़कंप मचा हुआ है। बिहार और झारखंड को जो फाइनेंस सेक्रेटरी उसका एक चिट्ठी मिला है कि आपको जिस योजना के लिए हमने पैसा दिया था, क्या आपने उस पर वो पैसा खर्च किया, और अगर खर्च किया तो कितना खर्च किया है। क्योंकि होता यह है कि राज्य सरकार बड़ी चालाकी करती है, केंद्र से पैसा आ गया, वो किसी एक योजना के लिए है, अब ये लोग करते क्या है कि उस पैसे का इस्तेमाल जो है अपनी मनमानी करने के लिए, अपनी योजना चालू करने के लिए करने लगते हैं। इससे लोगों को जो बोलते हैं ना कि क्षणिक कुछ समय के लिए तो बड़ा सुख प्राप्त होता है, लेकिन जब आप लॉन्ग टर्म में इसको देखेंगे तो इससे राज्य की वित्तीय स्थिति खत्म होते जाती है, राज्य का विकास अवरुद्ध होता है, इससे राज्य का विकास अवरुद्ध होता है। आप इसी में लोगों को उलझाए रखते हैं। चंपई सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़ के चले गए, चंपई सोरेन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, रामदास सोरेन को उनके स्थान पर मंत्री बना दिया गया। हम इसी में उलझे रहते हैं और इसी उलझन का फायदा जो है राजनीतिक दल उठाती है। इसके लिए मैं सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा को दोष देना नहीं चाहूंगा दोस्तों, क्योंकि जो आज झारखंड मुक्ति मोर्चा कर रही है कल वो भाजपा नहीं करेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि अभी तो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र आना बाकी है। हो सकता है इन्होंने कहा कि हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, तो भारतीय जनता पार्टी ये भी कह सकती है हम तुमको 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। अगर जो कह रहे हैं कि हम कर्ज माफी कर देंगे, तो वो कहेंगे कर्ज माफी क्या, जो उससे पहले का भी वो भी बिल माफ कर देंगे। महिलाओं को कहेंगे अरे 100,000 रुपया में क्या होता है, हम तुमको 2,000 देंगे, 5,000 देंगे। तो ये चुनाव जीतने के लिए जो हर राजनीतिक दल जो कहते हैं ना कि जो तरीका अपना रही है, वो दोस्तों कम से कम राज्य और देश के हित में तो कतई नहीं है। और जो मतदाता होते हैं वो कभी भी इन राजनीतिक दलों से ये नहीं पूछते हैं कि भैया तुम यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या यहाँ के जो स्कूल हैं, जो यहाँ के हॉस्पिटल हैं, उनके विकास के लिए भी कुछ करोगे, या ये मैया योजना चला करके 1000 रुपया बिजली का बिल ही माफ करते रहोगे। और अगर देश के नागरिक इतना भी सक्षम अब तक नहीं हो पाए हैं कि वो अपने बिजली का बिल चुका पाए, पानी का बिल चुका पाए,
या फिर 1000 रुपया के लिए जो सरकार के तरफ जो सो आंखें उठाकर देखते रहें, तो अब आप सोच सकते हैं दोस्तों कि आज 75-80 साल के बाद भी ये देश कहाँ अटका हुआ है, राज्य कहाँ अटका हुआ है। बहानेबाजी हो सकती है कि हमको तो राज्य बने हुए 24 साल ही हुआ है। दोस्तों 24 साल में एक बच्चा जवान हो जाता है, उसका शादी ब्याह हो जाता है, और ये राज्य 24 साल के बाद भी अगर ये बहाना करता है, जिसको दुर्भाग्य कहा जाएगा इस राज्य का। तो दोस्तों आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।